हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर इनामदार आयुर्वेद अकेडमी। आज हम देखेंगे शारीरिक क्रिया विज्ञान से टॉपिक आयुर्वेद की व्याख्या और आयुर्वेद का प्रयोजन। ये आपको शॉर्ट नोट के लिए आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। आयुर्वेद की व्याख्या और आयुर्वेद का प्रयोजन ऐसे ही पूछा जाएगा आपको। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आयुर्वेद की व्याख्या बताकर उसका प्रयोजन लिखिए। ये आपको शॉर्ट नोट के लिए पूछा जाएगा। अभी तक आप लोगों को मतलब 12th तक आप लोगों ने नीट में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व किया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सिर्फ आपको क्या है ना, टिक टिक करना था। वैसे भी क्वेश्चंस होते हैं 20 मार्क्स के, वो क्वेश्चंस भी आपको रहेंगे, लेकिन अभी आपको एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है ना, आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा शॉर्ट नोट के लिए भी, और लार्ज आंसरिंग क्वेश्चंस भी रहेंगे 10 मार्क्स के, उसको भी आपको एक्सप्लेन करने की आदत डालनी पड़ेगी, लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। बहुत बार क्या होता है ना कि समझ में तो आता है कि क्या हम मतलब उस क्वेश्चन का मीनिंग हमें समझ में आती है, लेकिन हमें ये नहीं समझ आता कि उसको एक्सप्लेन वर्ड्स में कैसे करें, है ना, क्योंकि आदत नहीं रह जाती, तो वो आपको सीखना पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं व्याख्या। पहले व्याख्या देखेंगे शॉर्ट नोट के लिए। आयुषः वेदः आयुर्वेदः, ये इसकी व्याख्या है। आयुषः वेदः आयुर्वेदः। आयुषः है। आयुषः वेदः आयुर्वेदः। आयु मतलब जीवन, है ना, आयु मतलब जीवन, और वेद का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। वेद का मतलब होता है नॉलेज या ज्ञान, है ना। तो आयुष के बारे में जिसमें नॉलेज दी जाती है या जिसमें ज्ञान दिया गया है उसको आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, जिसमें आयुष्य के बारे में हमें नॉलेज दी गई है कि इसके लिए हितकर अहितकर, सुखकर दुखकर, अच्छा बुरा, पथ्यकर, ये सब आयुष के लिए क्या है और किस तरह से लाइफस्टाइल रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जिसमें बताई गई है उसको आयुर्वेद कहते हैं, उसको वेद कहते हैं जो ज्ञान देता है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों का ज्ञान हमें आयुर्वेद में होता है। इसको हम एक्चुअली निरुक्ति भी बोल सकते हैं। निरुक्ति का मतलब होता है एक्चुअली शब्दशः व्याख्या, मतलब वर्ड टू वर्ड मीनिंग आयुर्वेद शब्द का, इसको बोलते हैं निरुक्ति। ठीक है, और इसकी एक और व्याख्या हम देखेंगे। हिता हितम सुखम दुखम आयुः तस्य हिता हितम। हिता हितम सुखम दुखम आयुः तस्य हिता हितम। आयुष तस्य लिखा है मैंने, उसको आयुः तस्य भी पढ़ सकते हैं, आयुष तस्य भी पढ़ सकते हैं। आपको अभी संस्कृत सीखना पड़ेगा, है ना। अभी हम लोगों को संस्कृत पंडित तो नहीं बनना है, लेकिन बिना संस्कृत के हम हमारा शास्त्र नहीं सीख पाएंगे। हमारे शास्त्र को लर्न करने के लिए संस्कृत श्लोक को पढ़ना आना चाहिए और उसको समझना भी चाहिए। और संस्कृत एक लैंग्वेज है, ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, कोई भी लैंग्वेज प्रैक्टिस से आ ही जाती है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, आप सीख जाओगे धीरे धीरे। उसका बहुत ज़्यादा ये नहीं बनाना है, बवंडर नहीं बनाना है कि संस्कृत कहाँ से सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, है ना, सीख जाते हैं हम लोग धीरे धीरे। तो हिता हितम सुखम दुखम आयुः तस्य हिता हितम मानं च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। आयुर्वेदः स उच्यते। संस्कृत पंडित भी बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना, दुग्ध शर्करा योग हो जाएगा, लेकिन कम से कम हमें पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, और श्लोक का रेफरेंस हमें लिखना ज़रूरी होता है। ये नहीं पता चला हमने हमारे दिल से ही कोई श्लोक बना दिया और लिख दिया, ये नहीं चलेगा। हमें ग्रंथोक्त श्लोक लिखने पड़ेंगे और वो किस ग्रंथ से हमने लिया है उसका रेफरेंस हमें देना पड़ेगा, है ना। बहुत लोग होते हैं ना, चारोड़ी टाइप लिखने वाले भी होते हैं, बहुत सारे पंक्तियाँ लिखते हैं, वो अपने दिल से श्लोक बना लेंगे तो कैसे चलेगा। तो इसलिए हम लोगों को संस्कृत में जिस ग्रंथ से हमने वो रेफरेंस लिया है उसका श्लोक का रेफरेंस लिखना ज़रूरी होता है, जिस ग्रंथ से लिया है। एटलीस्ट हमें उसका स्थान और
ग्रंथ का नाम लिखना ज़रूरी है। अगर हम श्लोक का नंबर याद नहीं रख पाए तब भी कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसको किस स्थान से लिया है, स्थान वगैरह आपको संहिता अध्ययन में सिखाया जाएगा। संहिता अध्ययन जब आप सीखोगे तो स्थान किसको कहते हैं, ग्रंथ किसको, संहिता किसको कहते हैं, वो सारी डेफिनेशंस आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदास उच्यते, ये शलक सूत्र स्थान का श्लोक है। तो हितकर आयु, ये बहुत वर्सेटाइल श्लोक है एक्चुअली। आप किसी भी लॉन्ग आंसर के, शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन में इसको लिख सकते हो। अगर आपको कोई और श्लोक नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन के रेफरेंस में, तो आप इसको लिख कर अपना आंसर थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हो, ठीक है ना। तो हितकर आयु, अहितकर आयु, सुखकर आयु और दुखकर आयु, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन है आयुर्वेद की। इस एक श्लोक पर भी हमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो देखते हैं हितकर, अहितकर, सुखकर, दुखकर आयु क्या है। सुखकर, दुखकर आयु किसको, किसी के लिए हितकर आयु हो सकती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जो आपके लिए हितकर है, जैसे वो आपके लिए हो सकता है, वो आपके लिए सुखकर नहीं है ना। जैसे आयुर्वेद में बताया गया है, ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठे, मतलब ब्राह्म मुहूर्त पर उठना चाहिए, मतलब सुबह 4-5 बजे के करीब हमें उठना चाहिए, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, एक बेस्ट वे ऑफ लिविंग है, बेस्ट लाइफस्टाइल है, और ये हमारे लिए हितकर आयु का मार्ग है। लेकिन क्या ये सबके लिए सुखकर होगा? नहीं होगा भाई। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये क्या मुसीबत है ना। बहुत सारे लोगों के लिए सुखकर नहीं भी होगा कि भाई इतनी जल्दी क्यों उठे, कौन उठे, है ना। तो वो हितकर है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए सुखकर नहीं है। तो ये इसमें बताया गया है कि क्या हितकर है और क्या सुखकर है। फिर ये बताया गया है कि दुखकर क्या है और अहितकर क्या है ना। ये सब बताने वाला शास्त्र ही आयुर्वेद कहलाता है ना। ये जो जिस शास्त्र में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, हितकर अहितकर आयु के बारे में बताया गया है, उसको बोला जाता है आयुर्वेद, ठीक है। और क्या बताया गया है, आयु तस्य हिता हितम, आयु के लिए हितकर क्या है ना। हिता हितम सुखम दुखम, मतलब हितकर, सुखकर, दुखकर आयु, और आयु तस्य हिता हितम, और आयु के लिए हितकर क्या है और अहितकर क्या है, ये भी बताया है। जैसे अभी बताया है ना मैंने कि आपके लिए सुखकर क्या है, सारी रात पूरी रात रील्स देखना, मस्त सुबह सुबह 8-9 बजे उठ जाओ, है ना। आजकल तो 12 बजे तक भी बच्चे सोते हैं। तो ये सुखकर तो हो सकता है अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, बट एक्चुअली शरीर के लिए, आयुष्य के लिए ये क्या है, अहितकर आयु है ना। तो ये आयुर्वेद में बताया गया है। हितकर, सुखकर, दुखकर आयु बताया, और आयु के लिए हितकर, सुखकर, दुखकर क्या है ये भी बताया है, ठीक है। तस्य हिता हितम, मतलब आयु का हित और आयु का अहित बताया है, ठीक है। पहले हितकर अहितकर आयु बताई है, और फिर बताया है आयु के लिए हितकर और अहितकर क्या है। जैसे देर से उठो, आपके लिए ये हो सकता है सुखकर, लेकिन हितकर नहीं है, ये बताया गया। तो हितकर, सुखकर आयु अगर आप फॉलो करते रहेंगे बार बार, है ना, तो उसको आप बाद में वो आपकी दुखकर आयु में बदल जाएगा। इसलिए हमें इसमें आयुर्वेद में ये सब सिखाया गया है, ताकि हम अच्छी लॉन्ग लाइफ जी सकें। नेक्स्ट हमें अभी इसमें बताया गया है प्रमाण, मान, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बताई गई है, मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते, मतलब मान का अर्थ होता है प्रमाण या अवधि या लक्षण, है ना। लक्षण भी बोल सकते हैं उसको। किसका लक्षण, दीर्घायु का लक्षण, है ना। कौन दीर्घायु होगा, ये लक्षण जिसमें बताया गया है उसको, वो भी आयुर्वेद ही है ना। जैसे अगर कोई अस्थिसार है, हेल्दी है, तो वह दीर्घायु हो सकता है। इस तरह से लक्षण बताए गए हैं, लेकिन ये अकाल मृत्यु के बारे में नहीं बताएगा, है ना। जैसे कोई शास्त्रोक्त लक्षणों के अनुसार तो दीर्घायु है, लेकिन पता चला कम उम्र में ही एक्सीडेंट की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, तो ये आयुर्वेद नहीं बता सकता कि उसकी मृत्यु कब होगी, ये नहीं बता सकता। लेकिन आपका मतलब आयुर्वेद आपका भविष्य नहीं बता रहा आपको,
है ना, आपकी प्रकृति लक्षणों के अनुसार एक अनुमान बता रहा है कि आप ऐसे 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 हैं तो आप इतनी आयु जी सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सत्वगुणी व्यक्ति है और वो सद्वृत्त का पालन करता है। सत्वगुणी मतलब अच्छे गुण रखने वाला, जो अभी वो सत्व रजतम भी आपको सिखाया जाएगा आगे। तो सत्वगुणी का मतलब होता है जो अच्छे गुण रखता है, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करता है, किसी को तकलीफ़ नहीं देता, है ना। और फिर वो सद्वृत्त का पालन भी करता है, मतलब अच्छा दिनचर्या ऋतुचर्या फॉलो करता है, अच्छा खाता है, एक्सरसाइज करता है ना। ये होगा सद्वृत्त का पालन। दिनचर्या ऋतुचर्या का भी पालन करता है और फिर फिट है, बाकायदा पैदाइशी फिट भी है, मतलब हेरिडिटरी भी उसका, जैसा हमारे पास हम देखते हैं पंजाब साइड में है ना, हमारे पास लोग बहुत सा हट्टे कट्टे होते हैं, तो वैसे कोई फिट है, अस्थिसार है, मांसाहार है, इस तरह से। तो धातुसारता भी उसकी अच्छी रखता है वो, और बाकी सारे सद्वृत्त पालन भी करता है। तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या है, दीर्घायु है ना। इसके अकॉर्डिंग वो क्या है, दीर्घायु है। सारता के अकॉर्डिंग वो दीर्घ आयुष्य जी सकता है। लेकिन अगर उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो ये नहीं हम कह सकते कि आयुर्वेद में गलत बताया है, ठीक है ना। हम सिर्फ आयुर्वेद से अनुमान बता सकते हैं कि कितना आयुष्य एक कोई पर्टिकुलर पर्सन जी सकता है, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने, हितकर अहितकर या पथ्य भी कह सकते हैं इसको, है ना। पथ्यकर आयुष्य, अपथ्यकर आयुष्य क्या है आपके लिए, अपथ्य क्या है ये भी बताया गया है जिसमें, और दीर्घायुष्य का लक्षण भी बताया है, उसको क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। तो व्याख्या में हमने देखा हितकर आयुष्य क्या है, अहितकर आयुष्य क्या है, सुखकर आयुष्य क्या है, आयुष्य के लिए हितकर अहितकर क्या है, और फिर आयुष्य का मान क्या हो सकता है। ये जिस शास्त्र में बताया गया है वो आयुर्वेद कहलाता है, ठीक है। ये इसकी व्याख्या है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। किसी को कोई क्वेरी है अगर इसके रिगार्डिंग तो हमको वो कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे प्रयोजन, ठीक है। अभी हम इसमें देखेंगे प्रयोजन। व्याख्या में किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। प्रयोजन देखेंगे अब हम। प्रयोजनं च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरस्य विकारप्रशमनं च। ये आयुर्वेद का प्रयोजन है, बहुत ही स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रयोजन आयुर्वेद का दिया गया है। 2 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, जो कि किसी और पैथी में इस तरह से इतना स्पेसिफिकली नहीं एक्सप्लेन किया गया है। प्रयोजनं च अस्य स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्यरक्षणं आतुरस्य विकारप्रशमनं च। आतुरस्य विकारप्रशमनं च। 2 टाइप्स हम इसमें आयुर्वेद के प्रयोजन के देखेंगे। विकारप्रशमनं च, इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान 3026। चरक सूत्र स्थान का ही श्लोक है, ये भी रेफरेंस लिखना ज़रूरी है प्रयोजन का, ठीक है। रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान 3026, 30 अध्याय, उसमें 26 नंबर का श्लोक, ठीक है। इस तरह से इसको बोलेंगे, चरक का सूत्र स्थान, उसमें 30 नंबर का अध्याय और उसमें से 26 नंबर का श्लोक, ये इसका रेफरेंस है, ठीक है। तो प्रयोजन क्या है, स्वस्थ पुरुष का स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण और आतुर से विकार प्रशमन। आतुर किसको कहते हैं, आतुर बोलेंगे हम बीमार व्यक्ति को। आतुर होता है बीमार, डिसीज्ड, ठीक है। और विकार का मतलब होता है डिसीज, बीमारी, ठीक है। बीमार और बीमारी। तो आयुर्वेद के 2 प्रयोजन हैं। नंबर 1, पहला प्रयोजन है प्रतिबंधात्मक उद्देश्य। प्रतिबंधात्मक उद्देश्य क्या है प्रतिबंधात्मक उद्देश्य,
स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मतलब स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य का रक्षण करना है, सिंपल। स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य का हमें रक्षण करना है, ये इसका प्रतिबंधात्मक प्रयोजन है। तो हमने ये कहाँ पर देखा, हमने स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम ये हमने कोविड के टाइम देखा, राइट। कोविड के टाइम हमने ये देखा, क्या देखा, हमें नहीं पता था कि क्या ट्रीटमेंट करना है, हमें नहीं पता था कि इसको क्या दवा काम करती है। हमने क्या किया, आइसोलेशन किया, लॉकडाउन लगाया, है ना। लॉकडाउन, आइसोलेशन, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रतिबंधात्मक उपाय है ना। आज के दौर में हम ये प्रतिबंधात्मक उपायों के एग्जाम्पल्स कह सकते हैं। हमने देखा था ना, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, है ना। दवाइयाँ तो ज़्यादा काम नहीं कर रही थी, तो हमने ज़्यादातर क्या किया, प्रतिबंध पर ज़्यादा जोर दिया। तो अगर किसी बीमारी को फैलने से या होने से ही रोकना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए, ये हमें आयुर्वेद का पहला प्रयोजन बताता है। मतलब स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य का रक्षण करने के लिए क्या करना है वो हमें प्रतिबंधात्मक उपायों के ज़रिए आयुर्वेद में बताया जाता है। ये आयुर्वेद का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रयोजन है। किसी और चिकित्सा शास्त्र में ये प्रतिबंध के ऊपर इतना जोर नहीं दिया जाता जितना आयुर्वेद में प्रतिबंध पर जोर दिया जाता है। कि कोई बीमारी होने ही मत दो, ठीक है ना। तो ना रहेगा बांस तो बजेगी बांसुरी, ऐसे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, दूसरा इसमें है विकार प्रशमन, ठीक है। प्रतिबंधात्मक में हमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, वो हमें सिखाई जाएगी 1 बाय 1। उसके बाद हमें उपचारात्मक सिखाया जाता है उद्देश्य आयुर्वेद में, कि अगर सब कुछ करने के बाद भी, सारे प्रतिबंधात्मक उपाय करने के बाद भी कोई अगर बीमार होता है तो हम उसके बाद उस पर चिकित्सा भी करेंगे। उपचारात्मक उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य है उपचारात्मक, और उसमें क्या है, चिकित्सा। तो ये नहीं कि मतलब कोई आ गया, हमने सिर्फ बताया भाई ये मत करो, वो मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, बस इतना ही बता दिया। और आप जब इसके बावजूद बीमार हो गए तो भाई हम बोल दिए भाई कहीं और जाओ, किसी डॉक्टर के पास, हमें तो नहीं पता बीमार होने के बाद क्या करना है। ये नहीं है, हमारा शास्त्र एक कंप्लीट शास्त्र है, हमें यहाँ चिकित्सा भी सिखाई जाती है। अगर लेकिन प्रतिबंध पे ज़्यादा हम लोगों को सिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी बीमार हो जाए तो हमें उपचारात्मक उद्देश्य भी पूरा किया जाता है, चिकित्सा भी सिखाई जाती है। एक कंप्लीट शास्त्र हमारा ये है। तो ये है प्रयोजन, ठीक है। अब आयुर्वेद की व्याख्या हमने देखी, उसका प्रयोजन देखा, सारे दोनों प्रयोजन देखे, उसका एक्सप्लेनेशन देखे। तो आपको इसी तरह से आपके आंसर शीट में लिखना है। किसी को कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है।